देखो आज अपन क्या करने वाले हैं बेटा, आज अपन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। ठीक है, पहला वाला कौन सा करेंगे, सीरीज। पहला क्या करेंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो अपन इसमें जो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका कि लेट वी हैव टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2, E1 and E2, and its internal resistance R1 and R2 respectively, joined in series combination, joined in series कॉम्बिनेशन। अब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो बताओ इनमें क्या चीज सेम आना चाहिए, करंट सेम होगा और वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे अपन ने एक सेल लगाया, उसका ये हो गया जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल और ये क्या हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको E1 बोल दो, इसको R1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, इसको R2 बोल दो। मैंने बोला था ना दोनों में चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है बेटा बी है, और ये पॉइंट हमारा क्या है बेटा सी है। अब ये सीरीज में जुड़ा है तो क्या चीज़ डिफरेंट होगी, पोटेंशियल इज डिफरेंस। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा उसको सपोज मैं वी ए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो क्या बोलते हैं वी ए नहीं बोलो V1 बोल दे रहा हूँ, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा V2 है। मतलब ए के और बी के बीच में एक पोटेंशियल है जो V1 है, और दूसरे के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा V2 है। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर, तभी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आता है ना। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल इज डिफरेंट, यही होगा, पोटेंशियल इज डिफरेंट। कैसे होगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही है तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। करंट कितना फ्लो होगा, आई, तो क्या लिख दें, करंट इज सेम। करंट क्या होगा, अब जरा लगाओ इसमें, पहले V1 निकालो, V1 क्या आना चाहिए बेटा VA माइनस, सही है, VA माइनस क्या आना चाहिए, VB आना चाहिए। VA माइनस VB मतलब इधर पे और फिर इधर पर, तो VA माइनस क्या लिख दिया अपन ने, वो VB लिख दिया। अब वो VA माइनस VB है किसके बराबर, जरा ध्यान से देख के बताओ किसके बराबर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने एक वोल्टेज करंट और ईएमएफ में रिलेशन पढ़ा था, क्या था वो, E1 माइनस ऑफ IR1, E1 माइनस ऑफ ये V1 आया। सिमिलरली क्या निकाल सकते हो बेटा, सिमिलरली क्या आएगा, V2, V2 विल बी इक्वल्स टू किस पे ज्यादा होगा, VB माइनस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, V2 विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस ऑफ IR2। अब पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है, हमें किसके अक्रॉस चाहिए बेटा पोटेंशियल, ए और सी के बीच में, किस किस के बीच में चाहिए, ए और सी के बीच में चाहिए पूरा। ठीक है, ए और सी के बीच में मतलब क्या आना चाहिए बेटा, वो पोटेंशियल बिटवीन बिटवीन ए एंड सी, इसी के चाहिए ना, जिसको अपन वी बोल दे रहे हैं, वो वी काय के बराबर है बेटा, वी ए माइनस ऑफ, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बीच में, कि वी ए से वी माइनस सी को क्या कर दो, इस तरीके से रख दो। और हमें एक और डेफिनेशन पता है, इसको अपन दूसरे फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं ना बेटा, ये जो वैल्यू है इसको V1 प्लस V2 भी तो लिख सकते हैं। नेट पोटेंशियल निकालने का तरीका बताया था ना, दोनों को क्या कर दो सिंपली प्लस कर दो, तो आ जाएगा ये डिफरेंस। देखो कितने के बराबर आना चाहिए ये V हमारा, देखो इस वाले को देखो, फर्स्ट वाले को तो क्या आएगा E1 माइनस, दूसरे वाले को तो देखो तो क्या आएगा E2 माइनस, IR कॉमन ले सकते हो, है ना, आई कॉमन ले लोगे, कितना आ जाएगा बेटा E1 प्लस E2, प्लस साइन ही ले लो या माइनस साइन ले लो, दोनों माइनस के बेटा, तो क्या आ जाएगा R1 प्लस, अब देख के जरा बताओ इसमें,
सेल सीरीज में जुड़ रहे थे तो अपन प्लस करते हैं ना, तो देखो क्या हो गया E1 प्लस, क्योंकि देखो नेगेटिव से क्या कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस काय में जुड़े हैं, सीरीज में, जितने भी जुड़ेंगे वो काय में जुड़ेंगे, तो क्या लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3 और गोस टू n, तो n के लिए भी अपन इसको जनरलाइज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, V ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सेल, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल, जो क्या है हमारा E1 और माइनस के साथ आएगा I, क्या आ जाएगा बेटा, R ऑफ आर ई क्यू क्या है हमारा, इक्विवेलेंट, आर ई क्यू क्या है हमारा, इस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ई क्यू जो बराबर है हमारा वो क्या है E1 प्लस E2, और जो आर ई क्यू है हमारा वो क्या है R1 प्लस, अगर n भी जुड़े हुए होते तो कोई प्रॉब्लम होती क्या बेटा इसके अंदर, है ना, तो अपन उसी को जनरलाइज कर देते हैं फॉर n सेल, कितने सेल के लिए कर दे रहे हैं, फॉर n सेल्स, n सेल्स के लिए जनरलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, E of EQ will be equals to E1 plus E2 plus E3 plus डॉट 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 कहाँ तक, इसी तरीके से आर ई क्यू को करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटा, ये Rn तक। ठीक है, समझ गए बात को, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब इसी में देखो बेटा एक स्पेशल केस जैसा समझ के कर लो, या थोड़ा सा अपोजिट फॉर्म में अपन बोल सकते हैं, तो क्या बोल रहा हूँ उसको, स्पेशल केस। ठीक है, क्या मतलब है, ये जो सेल है नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ा था तो ये आ रहा था, अब इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं बेटा, मान लो ऐसा कर दिए, बताओ सही है कि नहीं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपोजिट जुड़ गए, सेल सेल अपोजिट जुड़ गए, मतलब ये E1 हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ये R1 हो गया और ये क्या हो गया, तो E1 E2 तो चलो ठीक है, R1 R2 तो चलो सीरीज में जुड़े, कोई दिक्कत है क्या इसमें, पर ध्यान से देखो बेटा E1 और E2 कैसे जुड़ गए, E1 और E2 कैसे जुड़े हैं, अपोजिट ऑर्डर में जुड़े हैं ना, मतलब ये उसको डिक्रीज करने का काम करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो इस वाले के लिए करंट इस तरफ जाएगा और इस वाले के लिए करंट किस तरफ जाएगा, किसी एक ही तरफ करंट फ्लो होता है ना, दोनों तरफ तो करंट फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, तो फिर हम इसको E1 माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो अपन E1 प्लस E2 लिख रहे थे इसकी जगह क्या आएगा, E1 माइनस, क्यों आएगा E1 माइनस E2, बिकॉज इनका पोलरिटी सेम जुड़ी हुई है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है या नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, बात समझ में आई, क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अगर दोनों बराबर हुए तो नहीं जाएगा, पर अगर एक ज्यादा और एक क्या हुआ कम, लेट सपोज मैं बोल देता हूँ E1 ग्रेटर देन है काय से, ये चीज बोल दी मैंने, इससे हमें क्या स्टेटमेंट प्रूफ होता है कि भाई E1 अगर ज्यादा है तो करंट किसके तरफ फ्लो करेगा, मतलब सर्किट में करंट ऐसा फ्लो होगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट से, तो इस स्टेटमेंट से तुम क्या लिखोगे, E1 माइनस E2 लिखोगे बेटा, और इधर तो जो सेम है वो तो सेम रहेगा, क्या सेम है कि माइनस का लिया था अपन ने आई, और क्या रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस चेंजेस क्या आएंगे बेटा, बिकॉज ऑफ द पोलरिटी ऑफ सेल, पोलरिटी ऑफ सेल की वजह से E1 और माइनस क्या लिख दिया E2, हाँ दोनों सेम हो जाएंगे, तो देखो यही वैल्यू जीरो हो गई, अब कोई करंट प्रोवाइड करने वाला ही नहीं है सर्किट के अंदर, तो करंट फ्लो कैसे होगा, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट ही खत्म हो गया, जीरो हो गया। अपन नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें सेम स्टेटमेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे की बात क्या है, ज्वाइंट एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो सारी बातें क्या है बेटा, सेम है कि E1 E2 उसका EMF है, R1 R2 उसका रेजिस्टेंस है, और काय में जोड़ दिया है अपन ने उसको, पैरेलल में जोड़ दिया है। अब पैरेलल वाली बात में एक चीज याद रखना, देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यहाँ से एक ऊपर गया तो यहाँ पर एक सेल लगा दिया और उसका क्या हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और पैरेलल में कल एक बात और बताई थी मैंने बेटा, क्या बताई थी याद है, ये ए है और ये बी है, कल एक बात बताई थी कि पैरेलल में जब पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा तो पावर को बढ़ाने का काम करेगा या ईएमएफ को बढ़ाने का काम करेगा, ये बात याद है ना, पैरेलल में जो चीज बताई थी कि इस केस के अंदर जब ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा तब इसका ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा, इसको अपन E1 बोल दे रहे हैं और इसको R1, इसको E2 बोल दे रहे हैं और क्या बोल दे रहे हैं, देखो इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इन दोनों का करंट मिलके यहाँ पर ज्यादा जाएगा ना बेटा,
इसीलिए बोलते हैं कि ईएमएफ ईएमएफ मिलके ईएमएफ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं काय में, पैरेलल में, क्योंकि करंट सम होंगे बेटा, है ना, करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि ऐसे आके इधर से इधर चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसको बोला था। अब देखो जरा ध्यान से, इधर पे पोटेंशियल और इधर पे पोटेंशियल क्या सेम होना चाहिए? नहीं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल क्या होगा? इज सेम। पोटेंशियल सेम होगा, और क्या डिफरेंट होगा बेटा? करंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर करंट I1 आएगा और यहाँ पर करंट क्या आएगा? I2 आएगा। और एक और चीज बताओ, इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर होगा बेटा, क्योंकि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें, एक सिंगल बन गया, फिर सीरीज हो गई, तो ए और बी के बीच में क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, इन दोनों ब्रांचों में बेटा, इस ब्रांच और इस ब्रांच में सेम है, पर जब ये हट के एक ही बन जाएगा तो फिर एक सीरीज बन गई ना। फिर सीरीज में ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है कि नहीं होता है? चलो देखो, अब अपन इसमें क्या है, पोटेंशियल इज सेम बट क्या होगा? बट करंट इज क्या बेटा? करंट इज डिफरेंट, और वो भी कैसा कि जो I होगा हमारा वो I1 प्लस काय के बराबर होना चाहिए बेटा, I2 के बराबर होना चाहिए। और पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल क्या आएगा? पोटेंशियल सेम आएगा B के बराबर। दोनों के लिए मान लेते हैं, दोनों का पोटेंशियल क्या है? B है ना। इस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B के बीच का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, B मतलब, हाँ वैसा ही, हाँ वैसा ही। ठीक है, VA माइनस VB पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, आगे करें इसको। कुछ पूछ रही हो क्या? अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी ना, अपन को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें V से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसके बीच में पता होना चाहिए कितना होगा। ठीक है, करें आगे। चलो अब देखो क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर इक्वेशन बनाना चाहोगे तुम, तो इक्वेशन क्या पढ़ी थी तुमने? V इज इक्वल्स टू E1 माइनस ऑफ I1 R1, यही बनेगी इक्वेशन। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालो बेटा, ये फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट ब्रांच के लिए I1 के लिए है। क्या आना चाहिए बताओ? I1 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए बेटा? ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का होगा, मतलब E माइनस V, E1 माइनस, सही है, डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई में था इसके, कहाँ चले जाएगा? ये एक I1 की इक्वेशन बन के आई। फिर सिमिलरली फॉर I2 के लिए इक्वेशन क्या आएगी बेटा? V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 और R2। तो यहाँ से I2 की इक्वेशन क्या बनना चाहिए? E2 माइनस V डिवाइडेड बाय, सही है। अब देखो इसी को आगे सॉल्व करते हैं बेटा, है ना, इसी को आगे सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। फॉर करंट क्या है? I बराबर I1 प्लस I2, इस ब्रांच में जो करंट यहाँ पर मिलके जाएगा वो I जाएगा, वो I कितने के बराबर होगा? I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब I1 प्लस I2 के बराबर होगा तो वैल्यू रखो बेटा, क्या आ जाएगा? E1 माइनस V अपॉन R1, फिर प्लस E2 माइनस V अपॉन, तो I विल बी इक्वल्स टू क्या? E1 अपॉन R1 कर सकते हैं इसे, V अपॉन, इसी तरीके से बेटा आगे प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस का V अपॉन, देखो कुछ अलग तरीके से लिख रहे हैं बेटा। कैसे लिख रहे हैं? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। बताओ ये क्या सिंगल सिंगल करंट, सिंगल सिंगल सेल का करंट है ये? E1 बाय R1 ये इसका करंट आया, E1 बाय R2 ये इसका करंट आया, मतलब दोनों में से जो करंट फ्लो हो रहा है उनको सम करो। इधर देखो V कॉमन आएगा इन दोनों में, माइनस के साथ क्या बनेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है? समझ गए बात को? इसमें जो सेल का कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा कैसे होगा? E1 बाय, जो करंट को फॉर्म कर रहा है ना ये चीज, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस करंट होता है। सेम टू सेम यहाँ पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? क्या होता है ये भी हमारा करंट को बता रहा है, ये भी करंट को बता रहा है, और डायरेक्ट E1 प्लस E2 सम नहीं करा है, E1 बाय R1 E2 बाय R1, यूनिट ये है करंट की, इसमें भी यूनिट काय की आएगी?
करंट की आएगी। बात समझ में आई इस चीज से? अब देखो बेटा ये कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, और ये जो पर्टिकुलर है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, है ना। देखो ये रेजिस्टेंस काय से जुड़ेंगे पूरे, अगर मैं एन भी लगा दूं तो काय से जुड़ेंगे, रेजिस्टेंस जो ऐसे जुड़ेंगे पूरे, एक के बाद एक के बाद एक पैरेलल जुड़ेंगे ना। और पैरेलल का सम कैसे होता है, रेसिप्रोकल सम करते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये उसकी करंट की इक्वेशन लिख रखी है। बात समझ में आई? अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं कि आई बराबर ई क्यू लिख दूं, और इसको क्या लिख दूं, 1/, बी बाय आर ई क्यू लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना। तो ये आर ई क्यू क्या है बेटा, ये रहा आर ई क्यू, 1/r ई क्यू, ये रहा। और दूसरा देखो ई क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, ये इसकी जगह हमेशा याद रखना जो ई क्यू है उसमें हमेशा सेपरेट सेपरेट E1 बाय क्या आएंगे, R1 आएंगे। समझ में आया? तो इसको ऐसे ना लिखते हो, देखो अपन कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। आई विल बी इक्वल्स टू समेशन आई, कहाँ से, 1 से लेकर n सेल के लिए क्या हो जाएगा, ई आई डिवाइडेड बाय, सही है ये पहला स्टेप। ये सिर्फ सेल और रेजिस्टेंस के लिए हुआ, हर पर्टिकुलर सेल में करंट है, ये करंट की इंडिविजुअल वैल्यू बता रहा। और यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस का बी बाय, सिर्फ समेशन इसमें चलेगा, है ना। इसमें भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दो। पर फिर ऐसा नहीं लिखेंगे, देखो फिर इसको ऐसा करेंगे, माइनस लगाया, माइनस, ठीक है, बी अपॉन, बात समझे, रेजिस्टेंस का तो मैं जितने भी हैं रेजिस्टेंस वो सारे चलेंगे उसके अंदर, है ना। तो इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिख देते हैं, देखो ऐसे करके, है ना। बी तो रहने दो इसको सेम, बी तो चलो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो। यहाँ पे फिर से समेशन लगा दो, आई 1 से लेके कहाँ तक जाएगा बेटा, n तक, और कैसा सम है, 1/r i की तरह। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। तो जितने सेल जुड़ते जाएंगे उतनी बार इस तरीके से प्लस माइनस होते जाएगा। पोटेंशियल क्या है लेकिन उसका सेम है। है ना। तो देखो बेटा नेक्स्ट जो हमें बात करनी, किरचॉफ लॉ की बात करनी, पर उससे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, जंक्शन। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, जंक्शन, ठीक है। जंक्शन को क्या बोलते हैं, नेटवर्क ज्वाइनिंग। जंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क ज्वाइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तुम इसको रेलवे के जंक्शन से भी इंक्लूड कर सकते हो, या उसको कंक्लूड कर सकते हो। रेलवे का जो जंक्शन होता है ना, कि स्टेशन के सामने जंक्शन, है ना, क्या है ना। तो दो रेलवे का जंक्शन है, उससे भी करके देख सकते हो। सारे स्टेशनों के आगे जंक्शन नहीं लिखा रहता, कुछ पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टेशनों के आगे जंक्शन लिखा होता है बेटा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो ब्रांच होती है वो 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज 2 से ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूट हो, जो पाथ हो वो 2 से क्या हो, ज्यादा हो। मोर देन 2 पाथ हो गए तो वो क्या बना लेगा, हमारा जंक्शन बना लेगा, या फिर क्या कहते हैं उसको, नेटवर्क ज्वाइनिंग कहते हैं। नेटवर्क ज्वाइनिंग मतलब जहां पर सारे नेटवर्क आगे क्या कर जाएं, मीट कर जाएं, उसको बोलेंगे अपन क्या, जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन क्या होगा बेटा, जंक्शन इज said to be a point where more than two path is joined, path is joined। बेटा यहाँ पाथ का मतलब क्या है, पाथ का मतलब क्या है, ब्रांचेस ऑफ जॉइंट, ठीक है, या ब्रांचेस आर जॉइंट लिख लो, ऑफ मतलब ब्रांचेस आर जॉइंट। तो वो पॉइंट जहां पर 2 या 2 से क्या हो, ज्यादा पाथ हो, या 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच आके मीट कर रही हो, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, जंक्शन बोलेंगे। जैसे सपोज करो ये हमारा इस तरीके से, बताओ क्या ये जंक्शन बनेगा। इसमें 2 ही पाथ बोल सकते हो, या तो जाने का है या तो आने का, इसको यही बोलोगे तो 2 ही पाथ है। 2 से ज्यादा पाथ है मतलब, बताओ, अब बताओ ये जंक्शन हुआ, तो मोर देन 2 हो गए, है ना। 1 2 और कितने पाथ दिख रहे हैं, 3। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, जंक्शन कहा जाता है। ये अलग अलग नेटवर्क आ रहे हैं बेटा, नेटवर्क मतलब ब्रांचेस, नेटवर्क मतलब क्या है बेटा, ब्रांचेस, ठीक है।
अपन इसको पर्टिकुलर ब्रांच भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है, ब्रांच भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रांच मतलब जहां पर हमारे अलग अलग कंपोनेंट लगेंगे, जहां पर हमारे क्या लगेंगे, अलग अलग कंपोनेंट। ये 3 बने हैं, इसको यहां से इस तरीके से कर देंगे, क्या होगा, ये 4 हो गए, है ना। 4 ब्रांचेस को जो पॉइंट मीट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी बात होगी बेटा किसकी, ये जंक्शन की बात हुई। जंक्शन क्यों पढ़ाया बेटा, किरचॉफ लॉ में यही हमारे यूज में आने वाला है, इसलिए अपन ने इसको पढ़ा, ठीक है। तो देखो अब अपन बात करते हैं किसकी, किरचॉफ लॉ की, ठीक है। डबल एच लिखना बेटा, किरचॉफ लॉ। ये किरचॉफ लॉ ऑफ करंट लिखेंगे बेटा, किरचॉफ लॉ क्या लिखेंगे, करंट के लिए हैं, ये करंट के नेटवर्क के लिए हैं सारे, ठीक है। ये किरचॉफ लॉ जो है वो कितने हैं, दो, कितने हैं बेटा, दो। पहला अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, पहले क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। वो फर्स्ट लॉ का नाम क्या है बेटा, किरचॉफ करंट लॉ। 3 नाम सजेस्ट हो रहे हैं अपने, देख लेना ध्यान से इसको, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, केसीएल, क्या बोलते हैं, 3 नाम डिफाइन करवा दिए उसे, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और करंट लॉ, ठीक है। केसीएल नाम है उसका, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, केसीएल लिखा जाता है। किससे रिलेटेड है, जंक्शन से, किसके लिए, करंट के लिए, करंट पे लो है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट लो अपन इसको बोलते हैं, या किरचॉफ फर्स्ट लो बोलते हैं। क्या लिखा जाता है बेटा, इन अ नेटवर्क ऑफ, क्या लिखते हैं, इन अ नेटवर्क ऑफ करंट, इन अ नेटवर्क ऑफ करंट द एल्जेब्रिक सम, कौन सा सम बेटा, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, algebraic sum of current on the junction, on the junction is जीरो। ऑन द जंक्शन पे जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का वो क्या होगा बेटा, जीरो। ऑन द जंक्शन ऑफ सर्किट भी लिख लेना, ऑन द जंक्शन ऑफ सर्किट इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। तो याद रखो हमेशा जंक्शन के ऊपर जो करंट होगा वो काय के बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ आई, कहाँ पर, कहाँ पर बेटा, ऑन जंक्शन, ऑन कहाँ बेटा, जंक्शन, ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। समझ गए बात को, ठीक है, ये बात समझ गए ना, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट जो लिखते हैं अपन, दूसरा स्टेटमेंट जो लिखते हैं वो किस तरीके से होगा बेटा, ठीक है। तो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगे हों और उसमें क्या फ्लो हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा हो, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। एट अ जंक्शन पॉइंट, कहाँ पर, एट अ जंक्शन पॉइंट, एट अ जंक्शन पॉइंट द सम ऑफ, द सम ऑफ incoming current, sum of incoming current, sum of incoming current always equals to the, always equal to the sum of, sum of outgoing current, sum of outgoing करंट। तो बेटा इनकमिंग करंट का सम होगा वो हमेशा काय के बराबर होगा, आउट गोइंग के बराबर होता है, ठीक है। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो बेटा यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर इसको थोड़ी देर से एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो ये आए एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच, ये चौथी ब्रांच, और ये कितनी ब्रांच बनाई मैंने, 5 ब्रांच। अगर एरो इनसाइड की तरफ, देखो जंक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनकमिंग। जैसे यहाँ से बनाऊं तो देखो किसकी तरफ जाते हुए दिखेगा, ये देखो जंक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहा है मतलब इनकमिंग। ऐसे ही जंक्शन से बाहर की तरफ जाते दिखाई दे मतलब आउट गोइंग, ठीक है। तो देखो नाम लिख दे रहा हूँ, I1, I2, I3, I4 और I5। देखो समझ में आ रहा है ना ये,
ठीक है, आ गया ये समझ में बेटा। देखो I1 और I3 इनकमिंग है, और I2 बाहर की तरफ, I5 बाहर की तरफ, I4 ये आउट गोइंग है। ठीक है, तो किस तरीके से लिख देंगे बेटा, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ मैं आउट गोइंग, कौन से लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, इनकमिंग। इस तरीके से लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे वैल्यूज, आउट गोइंग I2 है, आउट गोइंग I4 है, और आउट गोइंग कौन सा है, ये दिख रहा है I2 I4, और इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इनकमिंग, मतलब I1 और, सही है। अब ये दोनों देखो उधर पॉजिटिव है, इस तरफ आएंगे तो क्या आना चाहिए, तो I2 प्लस I4, चलो ऐसे ही लिख देते हैं जैसे जमे हुए हैं। I1 इधर आया तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का क्या आया बेटा, I1। सिमिलरली I2 क्या होगा, प्लस, I3 काय का आएगा, माइनस, प्लस I4 प्लस, इज इक्वल्स टू क्या आया, क्या ये वाला लो और ये वाला लो सेम हो गया, कहाँ पर दिख रहा है, जंक्शन पे देख रहे हैं ना। तो ध्यान से देखो, इन सब का एल्जेब्रिक सम काय के बराबर कर दिया, 0 के बराबर। यही चीज और ये चीज अलग अलग है क्या, ये भी अपन सम को ही बताता है, तो ये भी किसको बता रहा है, तो दोनों चीजें क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है। पर अब इधर से तुमने क्यों ऐसा क्या देखने को मिल रहा है, या क्या समझ सकते हो इससे, तो ध्यान से देखो बेटा, इनकमिंग को हमें क्या लेना है, नेगेटिव, और आउट गोइंग को क्या लेना है, पॉजिटिव। बात समझ में आई, इनकमिंग करंट को क्या लेंगे, नेगेटिवली ट्रीट करोगे, और आउट गोइंग को कैसे ट्रीट करोगे, पॉजिटिवली ट्रीट करोगे। तो यहाँ लिख दो इनकमिंग करंट, करंट टेकन एज क्या बेटा, नेगेटिव। इसी तरीके से आउट गोइंग करंट टेकन एज पॉजिटिव। बात समझ में आई। अगर कहीं जंक्शन बन गया और जंक्शन पे हमको करंट की इक्वेशन लिखना है, तो करंट की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिख दोगे, इनकमिंग को नेगेटिव लोगे और आउट गोइंग को क्या लोगे, पॉजिटिव। जैसे मानो क्या, चलो ये देखो ये बना हुआ है, ये I1 है, ये I2 है, और ये क्या है बेटा, जरा करंट की इक्वेशन लिखो, इसमें क्या आना चाहिए, नहीं ये बना है I1 I2 है ना, हाँ, माइनस I1, ये बन गई करंट की इक्वेशन। ये कहाँ पर लिखी है, ऑन द जंक्शन। बेटा इक्वेशन बनाने के लिए काम में आएगा ये हमारा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को भूलना मत, इनकमिंग को अपन क्या लेंगे, टेकन एज नेगेटिव, और आउट गोइंग को क्या लेंगे, तुम्हारी इच्छा है तुम इनकमिंग को पॉजिटिव भी ले लो, पर मैं क्यों नेगेटिव ट्रीट करवा रहा हूँ कि तुम इसी स्टेटमेंट को याद रखो, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को याद रखो कि इनकमिंग को क्या लेना है, नेगेटिव, और आउट गोइंग को क्या लेना है, पॉजिटिव। न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो बेटा, इसी के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ हमारा है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है हमारा, क्या बोल रहा हूं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ बेटा, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है बेटा, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है, फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पॉइंट याद रखना। इसको देखो प्रूफ कर देते हैं अपन फटाक से। कैसे प्रूफ होगा, वो सिंपल है ना। क्या था, हमने क्या पढ़ा बेटा, समेशन ऑफ आई, यही पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग नहीं बता रहे अपन, है ना। कुछ करंट इनकमिंग होंगे तो कुछ आउटगोइंग होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जंक्शन पे तीनों जगह से करंट इनकमिंग हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, करंट जाएगा कहाँ पे, ठीक है। ये पाइप के मेथड से समझना, अगर तुमने कहीं नल में पाइप लगा रखा है बेटा, तो तीनों जगह से पानी नहीं देते। जैसे मतलब ये 3 पाइप बन गए, है ना, ये 3 पाइप बने, अब बताओ तीनों में पानी इनसाइड ही देते हो क्या, जाएगा ही नहीं, पानी फ्लो ही नहीं होगा, पानी का फ्लो नहीं हो पाएगा वहां पर। तो एक ना एक को क्या होना पड़ेगा, वहां पर आउटगोइंग होना ही पड़ेगा, कि इन दोनों से पानी आ रहा था तो मिलके कहाँ जा रहा है, इस तीसरे वाले में जा रहा है। तो करंट भी सेम टू सेम ऐसा ही बेटा, इन दोनों से आ रहा है और तीसरे से कहाँ जा रहा है। बात समझ में आई। तो एक ना एक ब्रांच से करंट कहाँ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। अगर सारी इनकमिंग है तो एक ना एक जगह से क्या होगा, आउटगोइंग होगा, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ एल्जेब्रिक सम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये कहाँ पर है लेकिन, एट जंक्शन पे है, ठीक है।
हमेशा काय के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखो करंट दिया है ना बेटा, तो करंट को अपन कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। अब चार्ज को, करंट लिखा ना, ये करंट को चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, Q बाय टी, Q2 बाय प्लस Q3 बाय प्लस Q4 बाय प्लस Q5 बाय इज इक्वल्स टू, ठीक है, टी सब में से कॉमन लेके, डिवाइड में है तो वहां मल्टीप्लाई में तो 0 के बराबर ही हो जाएगा ना। मतलब क्या लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इज इक्वल्स टू, तो इसको क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ चार्ज। ये भी कहाँ आएगा बेटा, ऑन द जंक्शन। अगर करंट ऑन द जंक्शन की बात कर रहे हैं तो चार्ज भी कहाँ पे बात करेंगे, ये भी काय के बराबर होगा। और ये प्रॉपर्टी किसको बताती है कि चार्ज बदलता नहीं है, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज रहता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट लो जो काय पे बेस हो गया हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड हो गया। कैसे करा, समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बेटा क्या है, किरचॉफ्स, है ना, डबल एच आएगा, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। अब जो फर्स्ट लॉ बेटा काय पे बेस्ड था हमारा, करंट पे, करंट चार्ज पे दिया था। ये काय पे बेस्ड होगा हमारा, या किसके लिए है ये है हमारा वोल्टेज लो बेटा। कौन सा लो है, वोल्टेज लो है। बात समझ में आई, कौन सा लो है, वोल्टेज लो। सेकेंड लो वोल्टेज लो, या फिर क्या बोलते हैं अपन इसको, केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लो। ठीक है, सेकेंड लो है, वोल्टेज लो है, और क्या है, केवीएल। ठीक है, ये हमेशा बेटा एक चीज याद रखना, क्लोज लूप के लिए होगा। काय के लिए होगा, क्लोज लूप, मतलब करंट जो हो पूरे में घूम रहा हो, कहीं से भी ओपन ना हो, हमेशा क्या हो, क्लोज। क्लोज हो मतलब उस सर्किट के अंदर हर जगह करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, क्लोज लूप। ठीक है, तो किसके लिए वैलिड है ये, फॉर, ये वाला वर्ड यहीं पे लिख लेना, फॉर क्लोज लूप। क्लोज लूप का दूसरा नाम होता है बेटा मैश। मैश क्या बोलते हैं अपन, मैश। ठीक है, क्लोज मैश, मैश या फिर क्लोज लूप, मतलब करंट हमेशा क्लोज लूप में होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैंने ये बनाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर बैटरी लगा दी, फिर एक मान लो कैपेसिटर लगा दिया, फिर एक इंडक्टर, कुछ भी लगा दो, ठीक है, बस ये, अब देखो ये क्या है, यहाँ से ओपन है, तो ओपन है तो इसको अपन क्लोज लूप या मेस नहीं बोलेंगे। ये क्लोज लूप या मेस कब बनेगा, जब ये चारों तरफ से क्लोज दिखाई दे। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे की लगा दी और की को मैंने क्या बोल दिया कि ये की ओपन है, ओपन है मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो भी ये ओपन है। ओपन है मतलब क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा इसको, हमेशा ये क्लोज कर दिया अपन ने, ऐसे कट कर दिया, मतलब क्या कर दी, क्लोज कर दी। ठीक है, क्लोज हो गई तो फिर ये हमारे मैश को बनाएगा या लूप को बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना बेटा, मैश और लूप वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसके अंदर अपन किरचॉफ सेकंड लो, तो क्या है, द नेट पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलेंगे बेटा, द नेट, नेट का मतलब क्या होता है, टोटल पोटेंशियल होता है। ठीक है, टोटल होता है। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप, नेट पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, और और करके स्टेटमेंट लिखेंगे, नेट पोटेंशियल ड्रॉप और सम ऑफ ईएमएफ। सम ऑफ क्या बेटा, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब जितने भी सेल लगे हैं, सम ऑफ ईएमएफ इन अ क्लोज्ड मैश, क्लोज्ड मैश ऑफ एन, ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क equal to the, equal equals to the sum of, sum of
sum of the product of sum of the product of current and its corresponding resistance, its corresponding resistance present in the present in the given mesh। ठीक है, प्रेजेंट इन द गिवन मैच। दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये तो एक डेफिनेशन हो गई हमारी। दूसरे वर्ड में इसको क्या बोलेंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल, या ऐसे मत लिखो इसको, ऐसा लिखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल of a closed mesh always equals to 0, always equals to 0। बात समझ में आई बेटा, ठीक है, ऑलवेज इक्वल्स टू 0। जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो काय के बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। कैसे करते हैं तो देखो, समझे बात को जरा। क्या बोल रहा है कि एक क्लोज मेश बना था तुम्हारे पास, उस क्लोज मेश के अंदर क्या लगे, कुछ ईएमएफ लगे। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो क्लोज मेश बना है उसमें क्या, सम ऑफ ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ इन क्लोज मेश, मतलब उस मेश के अंदर जितने भी ईएमएफ लगे होंगे उन सबका क्या करना है, हमको सम करना है। फिर दूसरी चीज देखो, फिर क्या लिखा है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ये ठीक है, इक्वल्स टू द, क्या लिखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। मतलब उस सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उसके, उसमें जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जितने भी लगे हैं रेजिस्टेंस उन सबका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सम कर देंगे। वो दोनों का सम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो इसको अपन देख लेते हैं क्या मतलब है। जिसमें बेसिकली हमें, जैसे फर्स्ट लो काय की इक्वेशन बना रहा था करंट की, सेकेंड लो काय की इक्वेशन बनाएगा वोल्टेज की, या पोटेंशियल की इक्वेशन बनाएगा, किसकी, वोल्टेज की या फिर, बात समझ गए, फर्स्ट लो करंट की इक्वेशन बनाता है, सेकेंड लो काय की इक्वेशन बनाता है, पोटेंशियल की या वोल्टेज की इक्वेशन बनाता है। बात समझ में आई। तो देखो अब इसी को करते हैं अपन। तो समेशन ऑफ क्या बेटा, ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई और इट्स करस्पॉन्डिंग, ये देखो प्रोडक्ट हो गया दोनों का, और आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज ही होता है ना। तो यहाँ भी वोल्टेज तो यहाँ भी, तो इससे जो इक्वेशन बन के आएगी, देखो जरा, हमारा जो आई आर है वो कहाँ है, लेफ्ट में, माइन राइट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। इसको देखो कैसे लिख सकते हो, ई माइनस ऑफ आई आर, दोनों का समेशन एक साथ लिख दिया। ठीक है, दोनों का समेशन क्या लिख दिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 होगा, ये भी इक्वल्स टू क्या होगा, क्या ये पढ़ाया है मैंने, ई माइनस आई आर क्या होता है, समेशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू 0। कहाँ पर, क्लोज्ड मैश में, कहाँ पर, क्लोज्ड मैश। क्लोज्ड मैश जब भी बनेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, 0 के बराबर होगा बेटा। अब बताओ किसी चीज का पोटेंशियल 0 हो तो एनर्जी भी क्या होगी, क्योंकि हम अगर एनर्जी लिखना चाहें तो एनर्जी अपन ने वर्क से डिफाइन करी थी, वर्क इज इक्वल्स टू मूविंग ऑफ दैट चार्ज इनटू दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ही 0 है तो बेटा वर्क भी क्या हुआ, तो वर्क 0 हुआ तो एनर्जी भी क्या हुई। तो इस वाले लॉ को किस पे बेस्ड बोलते हैं, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड होता है बेटा, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। अगर इसके प्रूफ करने वाली बात आएगी तो क्या लिखोगे बेटा, सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर एनर्जी होगी, चार्ज मूव कर रहा है, सर्किट है बेटा, तो क्या मूव करेगा उसके अंदर, तो चार्ज किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल में मूव कर रहा है। पर्टिकुलर पोटेंशियल में कोई चार्ज मूव करेगा तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हमारे फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्यू इनटू क्या, दैट पर्टिकुलर, और पूरे मेश का पोटेंशियल ही क्या है, 0। तो जो तुम्हारी एनर्जी है
वो कितनी आना चाहिए बेटा, एनर्जी इज इक्वल्स टू, और यही लो हमारा क्या बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। नेट एनर्जी जीरो आ गई, मतलब ये लो हमारा क्या बनाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि समेशन ऑफ पोटेंशियल जीरो तो समेशन ऑफ एनर्जी भी, तो यही हमें किसको बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। ये बेस्ड होता है हमारे एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है, इसको लिख लिया।